हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज हम सीटेट की तैयारी करेंगे अपनी। सीटेट 2020 और 23 की जो भी आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। आप 10 दिन इस चैनल के साथ जुड़िए और मैं गारंटेड आपसे लेती हूँ कि आप 10 दिन के अंदर सीटेट बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है सीटेट की तो आप इस चैनल से जुड़िए और 90+ तो आपके 10 दिनों में ही आ जाएंगे। और अगर आप 10 दिनों के बाद भी मेरे साथ क्लास में जुड़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 120-130 तक नंबर अपने ले जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। तो जहाँ पर भी आपका नहीं दिया गया हो वहाँ पर हम बहुत ही गौर से उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर 3 जो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो इस क्षमता का आकलन करता होगा, पर जो नहीं करता होगा वो हम आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना। तो आप जब हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपके होते हैं उससे आपके अर्जित जो ज्ञान होता है आप उसके टॉपिक के ऊपर ही आप अपना ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों में। तो आपकी ये जो क्वालिटी है वो आपकी उसका आकलन हो जाएगा। स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्याओं को समझना, ये भी आपका हो जाएगा। शिक्षार्थी का भाषण कौशल हम नहीं कर सकते ऐसे राइटिंग में। अपनी समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभी का दर्शन करना, ये भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा सी, कि हम जो है निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर स्थायी शिक्षार्थी का भाषण कौशल की क्षमता का जो है वो आकलन नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। तो आपके यहाँ बात जो हो रही है वो आपकी अनुसूचित जाति के बालकों के शिक्षा के ऊपर हो रही है। तो हम पहला अपना ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए। अनुसूचित जाति के बालकों को पृथक बाल विद्यालय खोलना चाहिए। ओके। बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना चाहिए। ओके। विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है। और या फिर ये सभी करना चाहिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है ना कि पृथक विद्यालय खोल दें, एक तरीके से ये ऑप्शन आपका जाता नहीं है, पर इसके अंदर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन आंसर सही जो बैठेगा वो बैठेगा ये सभी, क्योंकि अंदर आपके ये 2 ऑप्शन जो है ना कि बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन सही है। विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपके 2 ऑप्शन सही जाते हैं। तो पहले ऑप्शन का पृथक विद्यालय भी हम खोल सकते हैं और नहीं भी खोल सकते, हम साथ में बच्चों को दे सकते हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर जाएगा ना वो ये सभी जा सकता है, या फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसके अंदर मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि जहाँ पर भी असत्य के बारे में पूछा जाएगा उसके अंदर 3 जो आपके क्वालिटीज होंगी ना वो इसकी तरफ जा रही होंगी, और जो एक क्वालिटी नहीं जा रही होंगी वो आपके असत्य में आ जाएंगी। ओके देन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका पूछा दृश्य श्रव्य मतलब देखने वाली और सुनने वाली सामग्री की निम्नलिखित में आपसे वो पूछ रहे हैं। तो ये सामग्री शिक्षार्थी की रुचियों को उत्तेजित करती है। ओके, ये सही है, वो करती है उत्तेजित। आप कोई चीज़ अगर देख के और सुन के समझ रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। उसमें बच्चे की रुचि होती है क्या, जैसे कार्टून के तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, कुछ सुना के कुछ दिखा के पिक्चर्स के थ्रू। इन सामग्री को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है आपका। ये सामग्री मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती है। इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। ये तीनों जो है ना ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं ये वाले। पर जो सी में कहा गया है आपका कि ये सामग्री मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो नॉर्मल बच्चे होते हैं अगर हम उनको भी दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाएंगे तो सिर्फ मंदबुद्धियों के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये आपकी रुचि बढ़ाने के लिए नॉर्मल बच्चों के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है ना वो आपका असत्य में जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है। आप अपनी कंडीशन समझिए। आपका जो स्कूल में विद्यार्थी है वो सप्ताह में 2 से 3 बार स्कूल तो आता है पर लेकिन वो स्कूल से भाग जाता है, तो वह बालक क्या है? वो विकलांग बालक है। अगर विकलांग बालक होगा तो वो भाग ही नहीं सकता। वो मंदबुद्धि बालक है या वो पिछड़ा बालक है या वो सामान्य बालक है। अगर वो मंदबुद्धि बालक होगा, उसको समझ में नहीं आता, तो उसे भागने से कोई मतलब नहीं है, वो बैठा रहेगा आराम से। सामान्य बालक तो वैसे ही नहीं भागेगा आपका। तो इसका जो आपका ऑप्शन जाएगा ना, वो आपका जाएगा पिछड़ा बालक। वो जो है वो पिछड़ा बालक है, इसलिए वो स्कूल में टिक ही नहीं रहे। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो अपने बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से किसका मत है? पियाजे ने जो आपके ना, पियाजे ने आपको जो दिया है वो दिमाग के ऊपर आपको सोचने के लिए दिया, कॉग्निटिव के ऊपर काम किया गया पियाजे ने। तो बालक में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो जो ये आपकी जो लाइन दी गई ना, जो आपके मत दिया गया प्रॉपर, ये आपके क्रो ने दिया है। एक मिनट में इस क्वेश्चन के अंदर ना पियाजे के बारे में, स्किनर के बारे में, पावलोव भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं। मैं यहाँ पे आपको एक टैग दे दूंगी अभी आपकी अपनी वीडियो में, लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने पियाजे, स्किनर एंड पावलोव की बहुत ही डिटेल में थ्योरी अपने चैनल पर डाली हुई है। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है आपकी। आप डिटेल में वहाँ जाके बहुत अच्छे से इनके डिटेल में पढ़ सकते हैं कि पियाजे ने आपको क्या थ्योरी दी है, क्या बताया गया है, कहाँ के ये आपके मतलब मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कैसी कैसी थ्योरी दी है, कैसे इन्होंने अप्लाई की है, क्या है इनके प्रोजेक्ट थे, क्या कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, सब उसमें बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से आपको उस वीडियो में बताया गया है। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको यहाँ पर लिंक आपका इस वीडियो का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही छोटे टॉपिक बहुत ही ईजी में बताया गया। अभी मैं क्वेश्चंस के बीच में अगर आपको ऐसे बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ वीडियो के अंदर आपका क्या है। आप देखिए आके इधर, 1 मिनट आपका ये खुलता है। अगर इसके अंदर 1 सेकेंड, ये देखिए, ये आपकी जो स्लाइड है ना, इसके अंदर मैंने आपको ये क्लासेस ली गई हैं आपकी वीडियो में। ये देखिए, इसके अंदर क्लास 2 के अंदर मैंने आपके कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर ब्लूम के बारे में, आपको क्रॉथवेल दवे के बारे में बहुत डिटेल में आपकी चीज़ें बताई गई हैं आपकी। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है, 1 मिनट। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया गया इस क्लास के अंदर। आपकी सेकंड क्लास अगर आप जाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर आपका कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम ने दिया गया था, अफेक्टिव डोमेन, क्रॉथवेल दवे, ये आपकी सेकंड क्लास चल रही है। इसमें दवे ने कैसे आपके साइकोमोटर डोमेन दी है, कैसे उन्होंने आपका अफेक्टिव डोमेन दिया है, आपका भावनात्मक दिया है, इसके अंदर मैंने आपको सब बताया है। तो ऐसे ही आपके ये सारा इसके अंदर बताया गया है। ये दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन है मेरी। इसके अंदर ये देखिए, पावलोव थ्योरी मैंने आपको सारी बता रखी है कि कैसे डिटेल में पावलोव थ्योरी आई है आपकी, कैसे उसने अपने कुत्ते के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था इवान पी पावलोव ने। तो इसी प्रकार से ना मैंने 10-10 मिनट की आपकी सारी वीडियो दी हुई है। ये देखिए, आपकी इसके अंदर जो मैंने समझाया गया इस चैप्टर के अंदर, आपका स्किनर और पावलोव के बारे में पता चली है कि उन्होंने कैसे आपके एक्शन दिए गए हैं, फिर रिएक्शन रीजंस क्या थे, फिर उसके ऊपर उन्होंने काम कैसे किया। स्किनर के अंदर तारीफ की जाती है, पहले तो उसको स्टिमुलस कहा जाता है, बाद में तारीफ करेंगे अगर हम तो उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाएगा। ये देखिए, लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रही है ये प्रेजेंटेशन आपकी। तो ऐसे मैंने आपको ना बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से ये आपके सारे मैंने टॉपिक कवर किए हुए हैं इसके अंदर। ये देखिए,
ये देखिए यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा आपका कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। जीन पियाजे ने आपको क्या थ्योरी दी थी, ये देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी ने क्या बहुत डिटेल में मैंने इसमें आपकी प्रेजेंटेशन आपकी ये वाली बनी हुई है। मैं आपकी वो वाली वीडियोस वाली उसमें टैग कर दूंगी उस क्वेश्चंस में, तो आप वहाँ जाके बहुत ही अच्छे से इसमें समझ सकते हैं। पर जो आपके ये बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए जो आवश्यक है, निम्नलिखित में से ये आपके क्रो ने ये मत आपका दिया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अंतर्दृष्टि का अधिगम का प्रतिपादन किया गया है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा या वाइगोत्स्की द्वारा। तो जहाँ पर भी अंतर्दृष्टि का मतलब हो जाता है जहाँ पर भी आपको होल दिखाया जाए, जैसे ए फॉर एप्पल, सब कुछ आपको ना पूरा ढांचा आपको एक बारी में दिखा दिया जाए कि हमने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो वो अंतर्दृष्टि का अधिगम है, आपकी लर्निंग जो है वो अंतर्दृष्टि के तौर पे हो रही है। तो ये जो थ्योरी हमारी दी है ना, ये हमारी गेस्टाल्ट ने दी है। जीन पियाजे ने हमारी जो है वो कॉग्निटिव पे दी है, पावलोव ने जो हमारी दी है, और जो वाइगोत्स्की ने हमारी दी है वो मैंने भी आपको दिखाया है प्रेजेंटेशन में। मैंने आपको चीज़ डिटेल में सबको समझाया गया। आप वहाँ जाके अपनी एक बार वीडियो आपका लिंक में मैं यहाँ लिंक डालूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से पढ़िए। मेरे कहने से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप उस टाइप से अगर आप 10 दिन तक मेरे इस चैनल से जुड़ते हैं ना, तो आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। और कुछ दिन मैं भी 1-2 दिन में मैं आपको एसएसटी की पूरी हिस्ट्री वगैरह की बुक मैं आपको डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का प्रयोग किया। तो क्रिया प्रस्तुत किसने आपका किया है उपयोग, तो आपका जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध है ना जो आपका, वो आपका प्रयोग किया गया है आपका स्किनर के द्वारा। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, अगर ये आपकी जल्दी से लोडिंग हो जाएगी, अगर ये आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। तो ये देखिए आपकी क्रिया प्रस्तुत आपके स्किनर के द्वारा जो दिया गया है, ये लीजिए, ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनल स्टिमुलसी जो दी गई है आपकी क्रिया प्रस्तुत भी कहते हैं हम इसको, नैमित्तिक अनुबंध भी कहते हैं। ये कबूतर और चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयास किया था। इसके अंदर आपका जो था वो बैलेंस फूड के ऊपर बात की गई थी, ठीक है जी नहीं, तो ये आपका स्किनर का हो जाएगा आपका। तो ये पावलोव जो है बेल, ये कहाँ गया, 1 मिनट, ठीक से नहीं चल रही, देखिए ठीक है जी। स्टिमुलस में अगर आपकी अनकंडीशनल स्टिमुलस है फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तो वो आपका हो जाएगा, स्किनर कहाँ है। तो ये सारी थ्योरी जो आपकी स्किनर की है, ये देखिए। अगर आपका कोई रीज़न नहीं है फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो डिज़ायर या तो आप उसके रेनफोर्समेंट कर दोगे या फिर उस चीज़ को आप इग्नोर कर दोगे। आपकी थ्योरी जो है ना वो आपकी स्किनर ने दी थी, और अगर आप उसका रीज़न दे रहे हो तो आपका जो है वो पावलोव ने आपकी उससे बात की है, ठीक है जी। ये देखिए, अगर आपके पहले तारीफ कर दी जाएंगे तो मुझे स्टिमुलस कहते हैं, बाद में अगर इन्फोर्समेंट के तौर पे करा तो ये आपका स्किनर ने दिया है। तो अब इन दोनों को मैं कंपैरिजन आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, लर्नर के कंट्रोल में होता है सब कुछ, वो आपका स्किनर है। अगर ट्रेनर के कंट्रोल में हो रहा है, जैसे कुत्ते को वो बांध के रख देता है, इसके अंदर बेल बजाता है फिर वो फूड देता है, तो वो सब कुछ जो आपका है ना, तो वो आपको उसमें हो जाएगा। लर्नर के कंट्रोल में जैसे वो डब्बे में चूहे को बंद कर देता है, चूहे अपने हाथ पर मारता रहता है और फिर वो सीखता है, तो वो जो है वो आपका स्किनर ने दिया है। तो इसके अंदर ये थ्योरी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है ना आपसे कि अधिगम के अध्ययन में किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किया, यहाँ पे सीधा आपसे नाम पूछा गया, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। तो इंग्लिश और हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं स्किनर के, तो उसमें डायरेक्ट पूछा गया कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध दिया किसने है, लर्निंग प्रोसेस क्रिया प्रस्तुत वाला। तो आपका सीधा आंसर है आपका स्किनर ने आपका ये दिया है, क्योंकि पियाजे ने आपका कॉग्निटिव के ऊपर दिया है, उसका नाम वाइगोत्स्की ने, और ये पावलोव का मैंने आपको अभी बताया। लोडिंग बहुत टाइम ले रही है, मैं आपको लिंक ही दे दूंगी।
तो आप वहाँ जाके ना आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए पावलोव ने जो दिया है ना, आपको क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है, प्राचीन अनुबंध दिया है। प्राचीन अनुबंध के बारे में करेंगे अगर हम बात, तो पावलोव का नाम आएगा। अगर आपका क्रिया प्रस्तुत आ जाए या नैमित्तिक आ जाए या स्टिमुलसी आ जाए, तो वो जो है आपका स्किनर ने दिया है। जीन पियाजे ने जो आपका दिया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जीन पियाजे ने भी आपके 2 तरीके से थ्योरी पे काम किया गया है। ये देखिए मैं अभी लगाती हूँ उसकी स्लाइड। ये देखिए जीन पियाजे ने आपको कॉग्निटिव प्रोसेस पर कॉग्निटिव स्टेजेस के ऊपर बात की है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी ने आपके कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात की है। तो ये देखिए ये आपका प्रोसेस हो गया, कैसे होगा ये सब डिटेल में समझाया गया है कि वो थे कौन, कैसा था, क्या था, 4 एलिमेंट स्कीमा क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी। ये सारी वीडियो बहुत ही डिटेल में क्या कहाँ कैसे बात की गई है, आप एक बार इन वीडियो को आप देख लीजिए और इन क्वेश्चंस के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपका सीटेट जो है वो 10 दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी 8th क्वेश्चंस पे चलते हैं। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे, बच्चे को दोबारा ऐसा करने को नहीं कहेंगे। या आपका इस क्वेश्चन के अंदर कोई थ्योरी नहीं लग रही है, इसके अंदर आपका जो है वो माइंड होना चाहिए कि आप क्या करेंगे उसके अंदर। तो हम बच्चों को कुछ नहीं करेंगे। अगर आप बच्चों को कुछ नहीं करेंगे ना, तो बच्चा स्वयं कभी हल ही नहीं करेगा, वो आपके भरोसे बैठा रहेगा, जी टीचर ही कर लेंगे, हमें करके क्या फ़ायदा है, हमें कौन सा कुछ मिलता है। या आप बच्चे को दंडित कर देंगे तो भैया फिर तो आप भूल ही जाइए कि वो कुछ करेगा। आप बच्चे को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे, तुम मत करो जी, हम करेंगे। तो आपके जो तीनों ऑप्शन है ना, ये आपके गलत जाएंगे। तो आपको सही ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा बच्चे को हम पुरस्कृत करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी, ये आपके 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और ऐसी सीरीज़ में आपके डेली चलाऊंगी। हिंदी पेडागोजी के ऊपर, इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर, आपके SST के ऊपर, और एंड के जो 3 दिन होंगे उसके अंदर हम डेली आपने 2-2 सेट हम अपने पेपर के लगाएंगे पूरे क्वेश्चंस के। आप इन 10 दिनों में मेरे साथ जुड़िए, आपको खुद को लगेगा कि आपको बहुत कुछ आ गया है। और ये 10 दिनों के बाद में मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी आपके सीटेट के, जब तक आपके पेपर नहीं होते। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से अपने 120 तक अपने मार्क्स लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर भी आपको मेहनत करनी है तो आपको बहुत ही डिटेल में NCERT लाइन बाय लाइन आपको करनी पड़ेगी, और जो ये स्कीम को डिटेल क्वेश्चन भी आपको लाइन बाय लाइन करने पड़ेंगे। पर अगर जितना आपका नॉर्मली होता है ना, आपका सीटेट पास तो बहुत ही आसानी से 10 दिनों की सीरीज में ही हो जाएगा अगर आप करेंगे, क्योंकि आपका एक माइंड सेट हो जाएगा इन क्वेश्चनों से। तो चलिए 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के उपव्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? दिशा है ये आपका, कुछ थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो इसमें क्या आपका ऑप्शंस हो जाएगा वो हम देखेंगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो होता है वो गेस्टाल्ट हो जाए। मैंने अभी आपको बताया प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये आपका पावलोव ने दिया गया है। अनुकरण का सिद्धांत, और या फिर आपका अनुभव्य, किसके अंदर वो दिशा प्रदान करा जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। सॉरी, वो मैंने आपको पावलोव बोले, थॉर्नडाइक के द्वारा ये आपका दिया गया है। ओके देन, तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शंस आ जाएगा ना, जैसा किसके अंदर प्रदान की जाएगी वो आपको की जाएगी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंदर। थॉर्नडाइक क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, इसका लिंक भी जो है वो मैं आपको अभी आपके इस क्वेश्चन में लगा दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 5-5, 10-10 मिनट की थ्योरी है, बहुत ही डिटेल में आपको हर चीज़ के बारे में नोट्स के थ्रू मैंने समझाया है। अगर आप एक कॉपी मेंटेन करते हैं अपनी, तो आप इनको मेरे जो नोट्स के थ्रू मैं समझा रही हूँ ना, ये टॉपिक की थॉर्नडाइक के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, वो आप अपनी एक नोट्स की कॉपी कर सकते हैं। वो बहुत ही नोट्स के तौर पे उसमें समझाया गया, टॉपिक वाइज टॉपिक। थ्योरी आप मेरी उसमें ढंग से सुनिए, बाकी उसमें मैंने लिखा नोट्स की तरह ही अपना। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, यह कथन किसका है? तो ये आपका कथन जो दिया गया है ना, ये ना तो ही आपके जर्सिल ने दिया है, ना ही स्किनर ने आपको कहा है कि संवेग के बारे में, इमोशंस के बारे में जो बात करता है आपका इंसान,
ओके, वो आपका बात करता है आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ ने आपके इसके बारे में बात की है। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो आपका आ गया है अब 11वां क्वेश्चन। इसके अंदर आपको पूछा गया है बुद्धि के बारे में। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका बुद्धि के बारे में सही है? ठीक है जी। तो इसके अंदर पूछा गया है आपके, तो इंटेलिजेंस के ऊपर इसमें बात हुई है आपकी। तो आप चलिए इंटेलिजेंस के ऊपर हम अपना सुनते हैं। तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। अगर जन्म के समय ही आपकी बुद्धि जो है वो निर्धारित हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ पता ही करने की वो नहीं है कि भाई जन्म से आपकी बुद्धि सेट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धि जो है वो हम पूरी ज़िंदगी हमारी चलती है और पूरी ज़िंदगी हम उसको सीखते हैं। ठीक है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि को हम कभी भी नहीं माप सकते। तो ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जन्म के समय निर्धारित नहीं कर सकते। ये टाइम के साथ ये बढ़ती जाएगी आपकी बुद्धि, तो ना ही हम उनको माप सकते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। पढ़ते पढ़ते हम काटते चलेंगे। बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी या जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि जो होती है वो आपकी बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन। अब समझ लेते हैं कि बुद्धि जो है वो आपकी बहुआयामी कैसी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह कैसे है। बुद्धि जो है वो मल्टी डायमेंशन मतलब चारों दिशाओं में काम करती है। बहुआयामी का मतलब चारों दिशाओं में काम कैसे करती है? जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी जो बुद्धि है ना, मुझे ये भी पता चल रहा है कि लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, और आप मुझसे पढ़ रहे हैं अगर, तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में देख रहे होंगे, आप अपने कमेंट सेक्शन भी देख रहे होंगे, आपको कोई आवाज़ मारेगा तो आपको वो भी सुनाई देगा, आपको लाइट भी दिखाई देगी, लाइट चली जाएगी, आपका ध्यान वहाँ भी जाएगा। मतलब जो आपका माइंड है ना, आपको 10 जगह काम करेगा। अरे सीटेट का एग्जाम है, उसकी भी तैयारी करनी है, अरे ये भी करना है, अरे नोट्स भी बनाने हैं, अरे पढ़ना भी है, अरे लिखना भी है। तो हमारी बुद्धि जो है वो चारों तरफ चलती है। बहुआयामी अब ये नहीं कि आपको उसे पढ़ने के लिए बिठाया गया तो अब तो लाइट नहीं दिख रही, आपको पंखा नहीं दिख रहा, आपको कोई आवाज़ मार रहा तो आपको वो नहीं सुन रहा। आपके साथ सब कुछ होगा, आप सब कुछ कर रहे होंगे चारों तरफ हमारा। अब ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी जो बुद्धि जो है वो आपकी बुद्धि जो है वो आपके चारों तरफ काम करती है। और इसके बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में भी ये टॉपिक मैं अभी आपका लूँगी, इसकी शायद वीडियो मैंने नहीं दी हुई है। इसको हम जन्म से भी निर्धारित नहीं कर सकते। हमारा ये ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि हम समय के साथ हम बुद्धि समय के जन्म के समय ही निर्धारित होती है। इस ऑप्शन के अंदर आपको ये बताया गया है जन्म के समय हमारी बुद्धि हम निर्धारित नहीं हो सकती, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी बुद्धि को आपको पता है, उसे कुछ समझ में नहीं होता। समय के साथ आप बढ़ता है, एक्सपीरियंस के साथ, माहौल के साथ। आप अगर जिस उम्र में हो, आपकी जितनी बुद्धि है, समय के साथ आप महसूस करोगे कि आपके 4 साल बाद और आप जैसे आज हो, आप 4 साल पीछे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जो आपको आज समझ में आ रहा है। हम एक माहौल के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं। तथा बुद्धि को मानकीकरण परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जाता है। बुद्धि को मापा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो आपके ऑप्शन कैसे गलत हो रहे हैं आपको समझ में आने चाहिए। और एकात्मक कारक पहले होती थी बुद्धि, लेकिन आजकल नहीं है। चीज़ें वक्त के साथ उसमें हम बुद्धि माप भी नहीं सकते, क्योंकि हम किसी को कह नहीं सकते कि भैया इसमें 2 किलो बुद्धि है, इसमें 4 किलो बुद्धि है, इसमें 6 किलो बुद्धि। और जो ये आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके। तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन मैं आप अपनी तरफ से करा रही हूँ। ये आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए गए हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने सीरीज बनाई है 100 क्वेश्चन की। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझिए। इस 100 क्वेश्चनों के अंदर मैंने बहुत से टॉपिक आपके कवर करे हैं कि आपको लगभग कि आपको सभी टॉपिक आपको थोड़े से आपको समझ में आ जाए कि भैया क्या क्या टॉपिक हैं जो सीटेट के अंदर आते हैं, आपके सीडीपी के अंदर, या आपको क्या क्या पेडागोजी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपके टच होते हैं। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आपके उस हिसाब से 100 क्वेश्चन की ये सीरीज़ बनाई है कि आपको पता चले कि भैया ये टॉपिक आपके
टच हो रहे हैं, तो हमने इन टॉपिक के ऊपर काम करना है। तो बुद्धि के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीटेट के अंदर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। बुद्धि बहुआयामी चारों तरफ चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है जी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सृजनात्मक विचारक का मतलब इंग्लिश में हो जाएगा आपका क्रिएटिव थिंकर। अभिसारक का मतलब आपका है कन्वर्जेंट। और एकाधिक समाधान हो जाता है आपका मल्टीपल सॉल्यूशन। अनन्य विचारक हो जाता है आपका रिजिट, जिसका दिमाग बहुत ही थोड़ा सोचता है, रिजिट है। और आत्म केंद्रित हो जाएगा आपका ईगोसेंट्रिक। मैं आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी बता देती हूँ। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ इज एन, किसकी वो है? क्रिएटिव थिंकर है, वो कन्वर्जन थिंकर है, या रिजिड थिंकर है, या ईगोसेंट्रिक थिंकर है? आप खुद ही सोचिए। रूही के पास कोई समस्या है, वो उसका मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढ रही है। तो वो कैसी वो आपकी थिंकर है, वो आपकी कि वो रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो ईगोसेंट्रिक है, ना ही वो कन्वर्जन थिंकर है। वो क्रिएटिव थिंकर कहेंगे हम रूही को, क्योंकि रूही जो है वो चारों तरफ सोच रही है और उसे क्वेश्चन के बहुत से मल्टीपल ऑप्शन सोच रही है कि भाई अगर ये नहीं हो सकता तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। वो बहुत सारे उसमें समस्याओं के, अपनी किसी भी समस्या के ना बहुत सारे ऑप्शंस निकाल रही है कि अगर यार ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसने उसका भी आंसर निकाल रखा है। अगर ये प्रॉब्लम आई तो हमने उसका भी आंसर निकाल रखा है। वो क्रिएटिव थिंकर है। एक और आपका जो क्रिएटिव थिंकर के ऊपर ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें 1 to 2 मार्क्स आपके आने ही आने क्रिएटिव थिंकर के ऊपर। आपका हिंदी पेडागोजी, हिंदी में आ जाए आपका क्वेश्चन, कोई इंग्लिश में आ जाए, एसएसटी, आपका मैथ, किसी में भी क्रिएटिव थिंकर का वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक आपका सीडीपी पे पूछ लिया जाए। 1 या 2 क्वेश्चन आपके क्रिएटिव थिंकर के ऊपर बनते ही बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप इनकी लैंग्वेज देख लीजिए कि कैसी लैंग्वेज दी गई है। आपको इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपके कोशिश कर रही हूँ कि आपका तरह दिमाग का पैटर्न बन सके कि हमने कैसे अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, और कैसे उनके आंसरों को डिलीट करते हुए अपना सही आंसर ढूंढना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहिए विद्यालय छोड़ने के लिए कह देना चाहिए। तो किसी भी बच्चे को, आप एक बात मान लीजिए, आज की थ्योरी के हिसाब से अगर टीचर बच्चे को समझा नहीं पा रहा है या कुछ करा नहीं पा रहा है, या वो सहभागिता बच्चा नहीं कर रहा, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें टीचर की गलती है कि भैया आप उस बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इसके अंदर हम बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कह दिया, ये तो सरासर नाइंसाफी, इसमें आपकी गलती है, इसमें आपको एफर्ट लेना चाहिए। सेकेंड, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब इसका हुआ कि बच्चा जैसा है आप उसको स्वीकार कर लीजिए और उसको कुछ मत कहिए, आप अपनी कमी मत मानिए। तो इस स्थिति को जैसे स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा को कमजोर है, कोई वंचित समूह से, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है जी ये तो कमजोरी है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ना उसकी गलती माननी है, मतलब ना अपनी गलती माननी है, ना उसका सुधार करना है। तो इसमें हमारी गलती है कि अगर हम नहीं पढ़ा पा रहे तो ये आपकी कमी है। तो इसका आपका ये भी गलत हो गया, आपका ये भी गलत हो गया। चलिए जी,
मैंने सेट कर लिए कलर। अब आप देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बच्चों को हम कह दें जी आपको विद्यालय आने की ज़रूरत नहीं, विद्यालय के क्या करोगे आप। तो या तो आपका ऑप्शन ही गलत आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले पढ़ते ही आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं, वो बच्चा विद्यालय आया ही कुछ सीखने के लिए है, और इसमें आप ही गलती है अगर आप उसको नहीं सिखा पा रहे तो आपका ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा आपका हुआ इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब अगर बच्चा कमज़ोर है तो आप मान लीजिए बच्चा कमज़ोर है और आप ठीक हो, आप समझा नहीं पा रहे हो, आप इस गलती को आप अपनी नहीं मान रहे हो, तो आपने बच्चे की गलती निकाल दी है। तो इसमें भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी गलती है और आप बच्चे को सिखा नहीं पा रहे हो। तो ये आजकल की जो पढ़ाई है ना वो चाइल्ड ओरिएंटेड होती है, ना कि टीचर ओरिएंटेड। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। थर्ड आपका आएगा इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। कि इसका मतलब ये है कि भैया ये इनके बस की पढ़ना लिखना नहीं है, तो हमें इनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये तो कुछ सीखेंगे या नहीं सीख रहे तो इनकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना पढ़ाएंगे, जो बच्चे सीख रहे हैं वो सीख लें, जो नहीं सीख रहे वो नहीं सीख लें, उसमें हमारे कसूर नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका ये कहना चाह रहा था, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो अगर आप चाहें तो आपको फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ तीनों जो ऑप्शन आपके आए हैं वो गलत आए हैं। तो अगर आप चाहें तो फोर्थ ऑप्शन पर भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ही फोर्थ ऑप्शन पर टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए पेपर में करने की। आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कि आप जब आपको दिख रहा है कि 3 ऑप्शन जो है वो आपके सीधे सीधे गलत हैं, तो आप अपने फोर्थ क्वेश्चन को बिना पढ़े भी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और बुक मार्क लगा दीजिए अगर आपको पढ़ना भी है, अगर आपको टाइम वेस्ट भी करना है इस पर, तब बाद में पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्जाम है तो बुक मार्क लग जाते हैं आपके। एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। चलो ऑप्शन आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। मैं आपको अपने टूल और टेक्निक्स बदलनी चाहिए। आपको अपने टूल एंड टेक्निक बदल के आप अपने बच्चों के आप हिसाब से आप पढ़ा सकें, आपको करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी बातें आपको फर्स्ट 3 ऑप्शन पढ़ते हुए भी आपको समझाया है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को डैश, आपको क्या करना चाहिए, उन्हें विशिष्ट शैक्षिक योजना को तैयार नहीं करना चाहिए। अगर आप समावेशी कक्षा में अगर आप विशिष्ट शैक्षिक योजना तैयार नहीं करेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे। समावेशी कक्षा का मीन्स होता है सभी तरीके के बच्चे एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं तथा आप उनको पढ़ा रहे हैं। सभी एक तरीके के और एक ही ग्रुप के बच्चे नहीं होते, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ मतलब आपके बहुत होशियार होंगे, कुछ आपके गिफ्टेड बच्चे होंगे। सभी बच्चे समावेशी मतलब सभी बच्चे एक ही कक्षा में, मीन्स समावेशी कक्षा। तो उसमें वो कह रहा है आपको विशिष्ट योग्यताएं और शैक्षिक योजनाएं करनी, तो आप क्या उनको तैयारी करके नहीं जाएंगे कि अगर उस टाइप का बच्चा है या कमज़ोर बच्चा है तो मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगी। आपका अगर हाई क्वालिफाइड बच्चा है, उसको जल्दी समझ में आ रहा है, तो ये नहीं कि उसके चक्कर में मैं आसान वाले बच्चों को ना समझाऊँ, तो कैसे समझाऊँगी। तो तैयार तो करना चाहिए ना। तो आपका पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, आगे बढ़िए। कभी कभी तैयार करना चाहिए। कभी कभी तैयार करने का क्या मतलब है कि जब मन करेगा तैयार कर लेंगे, जब मन करेगा समझा देंगे, जब मन करेगा नहीं समझाएंगे, जब मन करेगा अपने हिसाब से चल लेंगे। ऐसा नहीं होता समावेशी कक्षा में। और बच्चों का करियर जो है वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है उस टाइम। तो आप कभी कभी तैयार नहीं कर सकते। आपको अपनी योजना रोज बनानी पड़ेंगी कि भाई मुझ में कल क्या कमी रह गई थी, आज मैं क्या सुधार कर सकती हूँ, आज मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस हिसाब से सुधार करके चला जाए। तो आपका कभी कभी वाला ये, और कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना जो देखते ही गलत हो जाते हैं, तो आपको उनको टाइम वेस्ट नहीं करना उन क्वेश्चनों में। सीधा ही क्वेश्चन गलत हुआ है, आप आगे बढ़िए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से मतलब आप एक अच्छा पार्टिसिपेट करके उसके अंदर सही से आपको उनको तैयार करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको सही है। हम फोर्थ क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। तैयार, तो ये मैं आपको एक बार इसकी इंग्लिश में बता देती हूँ आपको। विशिष्ट मतलब होता है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इंडिविजुअलाइज मतलब कि सबका अलग अलग तरीके से योजनाएं बनाने की। हम इन बच्चों कैसे सिखाएंगे, हम इन बच्चों कैसे सिखाएंगे, ये मैं आपको लिख देती हूँ। तो इसमें पॉजिटिव ऑप्शन हम लेते हैं। पॉजिटिव ऑप्शन इज ऑलवेज राइट। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित मतलब डिस्करेज है यहाँ पर। तो ये आपका सारे नेगेटिव ऑप्शन है, ये वैसे ही गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन आएगा थर्ड। तो ये आपका 15 क्वेश्चन है आपका इस 100 क्वेश्चन की सीरीज में। तो पठन वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। पठन वैफल्य जो होता है आपका, ये हिंदी टर्म है जो आपके सीटेट में हिंदी में आपका क्वेश्चन, आपका यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, ये हिंदी में लिखा हुआ। मैं आपको इसकी इंग्लिश बता देती हूँ। मीन्स डायलैक्सिया। एक मिनट,
लेक्सिया, लेक्सिया मीन्स लर्निंग, डायलेक्सिया मीन्स लर्निंग में जो आपकी कमी हो, मतलब पढ़ने में जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है। तो लर्निंग मतलब लर्निंग, लर्न करने में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है आपकी, तो वो आप बताएंगे उसके अंदर कि आपको लर्निंग में अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। डायलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है कि भैया इस बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है। हम कैसे बता सकते हैं कि इस बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है? तो ये सारी के सारी आपके जितने भी टॉपिक है डायलेक्सिया, ये जितने भी वो डायकैल्कुलिया, ये मेरे टॉपिक में 1-2 मिनट की मैंने वीडियो डाली हुई है इन सब के ऊपर। आप वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर। आप मैं लिंक भी लगा दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे आप जा देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है, पर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है ना वो नोट्स के तौर पर बनाई हुई है। आप वहाँ जाके छोटी छोटी वीडियो आप देख लीजिए। तो मेरे कहने पर आप मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप 10 दिन में बहुत अच्छे से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है न्यून अवधान विकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। मीन्स आपको अटेंशन नहीं होती है, आप पढ़ते हो दिमाग आपका कहीं और, इसमें कोई वो नहीं है। ये आपका ऑप्शन गलत है। अटेंशन नहीं दे पा रहे, इसमें पढ़ना कहाँ से आ गया? अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, इसमें पढ़ने में आपकी रीडिंग अच्छी है। तो जब आप अच्छा पढ़ रहे हो तो ये आपका डायलेक्सिया कैसे होगा? लर्निंग में कमी आएगी वहाँ पर। इनएबिलिटी टू रीड इन फ्लुइडिटी, मतलब धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, मतलब यहाँ पे आपका आया पढ़ना, लर्न नहीं कर पा रहे आप, रीड नहीं कर पा रहे आप। तो ये आपका ऑप्शन सही है। आप चाहो तो पढ़ो या मत पढ़ो, पर मैं पढ़ देती हूँ आपको। एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, ये आपके जो ऑप्शंस भी लिखे गए हैं ये आपके पेपर के हिसाब से ही ऑप्शन लिखे हैं। आप ये मत सोचना कि वो कहेंगे चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे मत, तो उन्होंने क्वेश्चन की आपकी मैंने ये ABCD इस हिसाब से सेट की है, ऐसा नहीं है। ये आपके पेपर के एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन उतारे हैं, एग्जैक्ट उनके पॉइंट उतारे हैं, ऐसे ही पेपरों में आते हैं। तो आप चलिए हम अपना नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी, ये देखिए आपको समावेशी पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं पूरे पेपर में। वो आपके हिंदी में आ जाए, वो आपके इंग्लिश में आ जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक के अलग से वीडियो बना दूंगी आपके 4 से 5 क्वेश्चन की। अगर आपने वो वीडियो कर ली 10 से 15 मिनट की, तो आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट इन माय सेक्शन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ठीक है जी, तो इसका पहला ऑप्शन आएगा इसका व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका मतलब हो जाएगा बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल आपके, तो ये इस पर आधारित है। या फिर अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, इस पे आधारित है आपके समावेशी शिक्षा। या फिर अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य, इस पे आधारित है। या फिर मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, आपको समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक ही शिक्षा, एक ही क्लास देना, एक ही कक्षा में पढ़ाना उनको। मतलब होशियार बच्चों को भी, अशक्त बच्चों को भी, आपको सब बच्चों को कक्षा में हम पढ़ाएं कि उनको भेदभाव महसूस ना हो, उनको एक दूसरे से बैठने की, पढ़ने की, उठने की आदत पड़ जाए बचपन से ही। उनको ये ना लगे कि हाँ भाई कि जैसे गूंगे बच्चों के या बहरे बच्चों के स्कूल ही अलग होते हैं, लंगड़े बच्चों के स्कूल ही अलग होते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं है दिव्यांग बच्चों को कि हमने अलग ही कर दिया, तो बाद में जब वो बड़े हो जाएं सारे बच्चे और एक दूसरे को देखें तो उनको लगे कि भाई ये कौन है, हमने तो कभी इनसे मिले नहीं। तो आजकल समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उनके स्कूलों में अलग जो है वो आपको अलग नहीं करे जा रहे, तो वो सोच रहे हैं कि आप उनको एक साथ रखें कि तो उनको एक दूसरे से मिंगल होने की पहले से ही आदत पड़ जाए। तो आपका जो ये तीनों ऑप्शन से ये गलत जाएंगे। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, उनको भी शामिल करना कि ज़िंदगी कैसी है, नॉर्मल बच्चों के साथ हो रहे हैं, उनके साथ वो कोऑपरेट करने की कोशिश करें और वो नॉर्मल बच्चे उन बच्चों के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। क्योंकि बचपन में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको सिखाना और उनको समझाना वो बात बहुत मुश्किल हो जाती है, और अशक्त बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों को भी, इसलिए। ठीक है जी, तो अब आपका आएगा 17 क्वेश्चन। संरचनावादी ढांचे में अधिगम, प्राथमिक रूप से अधिगम वर्ड जो है वो बहुत ही बड़ा है एक तरीके से देखा जाए तो। लर्निंग, मैंने इसके ऊपर एक पूरी क्लास लिया, फर्स्ट क्लास अभी मतलब इस क्लास से मैंने 2-3 क्लास पहले क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड ली है,
वहाँ से मैंने पेडागोजी स्टार्ट की है अपनी उस क्लास फर्स्ट से। उसके अंदर मैंने लर्निंग बहुत अच्छे से समझाया कि टॉपिक स्टार्ट कहाँ से होते हैं, थॉर्नडाइक वगैरह, ये पावलोव, ये सीरीज स्टार्ट कैसे होती है। तो आप वहाँ जाके ये वीडियो देख लीजिए बहुत अच्छे से, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इससे अगली नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए, हिंदी पेडागोजी की, इंग्लिश पेडागोजी की, या एसएसटी की सीरीज स्टार्ट करूँ या मैथ की सीरीज स्टार्ट करूँ। प्लीज़ कमेंट इन माय सेक्शन। ओके जी, संरचनावादी ढांचे का मतलब हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, इस पे आपकी बात हो रही है। तो यंत्रवत याद करने पर आधारित है, याद करना और यंत्रवत यहाँ पर आ जाए वो ऑप्शन ही आपका गलत हो जाता है। रट्टाफिकेशन तो कहीं करना ही नहीं है आज के उसमें। प्रबलन पर आधारित है, प्रबलन मीन्स हो जाएगा आपकी तारीफ करना। रेनफोर्समेंट पर आधारित है, अनुबंधन पर आधारित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है, मतलब फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। संरचनावादी जो होती है, कंजर्वेटिव जो होती है आपकी, कंजर्वेटिव्स्ट, इसका मतलब होता है आपका मनी कह रही हूँ, मीनिंग मेकिंग जो होता है, बोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ये मीनिंग मेकिंग पर। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए जी, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए साझानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये है नाइव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबव वेरियस फिनोमिनन। तो क्या करना चाहिए उनको, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों ने कुछ बनाया है, तो बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। अगर आप बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा कर देंगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चों को आपको करना है कि आप उनके सिद्धांत उनके देखें, उनको चीज़ों को ठीक करें। तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। हम बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम उनके सिद्धांतों को देखेंगे और उनके सिद्धांतों को अगर हमें लगेगा कि हम उनको मॉडिफाई कर देना चाहिए, उनको मॉडिफाई करके हम उनकी पढ़ाई के साथ हम उनको जोड़ सकते हैं। या फिर बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आज के अगर दंडित कहीं लिखा जाए ना, तो वो ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा आपका। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। एक मिनट, ठीक है जी। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनको मॉडिफाई करके हम उनकी पढ़ाई के साथ उनको जोड़ते हैं। बच्चों को दंडित कर देना चाहिए कि भैया तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, तुम ये नई घटनाओं के बारे में हमें बता रहे हो, अपने सिद्धांत बता रहे हो, उनको दंडित करके उनको चुप करा के बैठा देना चाहिए। ये भी बहुत चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम उनकी बातों को सुने ही ना, ये गलत है। कि द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके, हाँ, बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स। मतलब बच्चों के अगर कुछ सिद्धांत अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है, तो आप बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल देंगे और ऐसे एविडेंस देंगे कि बच्चों को लगे कि हाँ भाई, आप उनको चुनौती दो कि भैया आप जो बच्चों आप कुछ कर रहे हो ना, कि वो गलत है, कि भैया आप गलत बता रहे हो। तो हम ये नहीं कि कोई डायरेक्ट ही कह देंगे भैया आप गलत हो, ये सही है, ये देख लो। हम उनको कुछ ऐसे एग्जांपल देंगे कि बच्चे अपना दिमाग खुद लगाएं, उनको पता चले कि हाँ भी ऐसे हमसे यहाँ गलती हो रही है। वो अपने दिमाग को खुद ही मॉडिफाई करें, अपने सिद्धांतों को खुद ही मॉडिफाई करें। आप उनकी इस तरीके से हेल्प करेंगे कि जिसमें बच्चा ज़्यादा क्रियात्मक रहे या फिर बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहे, ना कि आप ज़्यादा एक्टिव रहें। तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो आपका स्टूडेंट्स है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स चाइल्ड, यहाँ पे लिखा है केवल एक मिनट यार, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। जहाँ पर भी केवल शब्द आपका आ जाए वो तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि केवल आपकी पढ़ाई में होता ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है। हम बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, ये ऑप्शन सही है। हम आगे भी यंत्रवत याद करना, रट्टा तो कहीं लगाना ही नहीं है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। पहली बात, आप समावेश, मैंने भी आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, उसमें आप जो है समावेशी शिक्षा को आप जोर दे रहे हैं हर जगह।
तो जब समावेशी शिक्षा को हम जोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम बहुत सारी कैटेगरी के बच्चों को एक साथ पढ़ाकर एक साथ बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम उनको अगर योग्यता के आधार पर बांट देंगे, अब तुम ए कैटेगरी वाले हो आगे बैठो, तुम बी कैटेगरी वाले हो पीछे बैठो, तुम फेल आते हो तुम और पीछे बैठो, तो इससे बच्चों के अंदर हीन भावना आती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण तो बच्चों को करना ही नहीं है। आपका फॉल्ट है कि वो बच्चा ज़्यादा सीख पा रहा है, ये बच्चा नहीं सीख पा रहा, आपको उनको लेवल पे लेके आना है। या फिर अगर वो जो ज़्यादा भी सीख पा रहा है और जो कम भी सीख पा रहा है तो आपका काम है उन बच्चों में कोऑर्डिनेशन करवाना। तो बच्चों के तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन आपका जाएगा वो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ओके देन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, इमोशन एंड एवं संज्ञान एक दूसरे से, कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, पूर्णतः अलग होता हो ही नहीं सकता आपका पूर्णतः अलग, तो क्योंकि इमोशन एंड कॉग्निशन जो है, ठीक है जी। तो आपका इसका ऑप्शन आ जाएगा इंटरव्यू में नहीं, आपका सन्निहित है, आपस में स्वतंत्र भी नहीं होते, पूर्णतः अलग भी नहीं होते, संबंधित भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर भी अधिगम के बारे में बात हुई है, लर्निंग के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। अभी हमने पीछे कंस्ट्रक्टिव पढ़ा है, क्या होता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्वरण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एवं रिकॉल। दिस इज ए वेरी मच रॉन्ग आंसर। अधिगम जो है वो आपके अभ्यास प्रयास के साथ आती है और आपके अंदर एक परमानेंट चेंज आता है, वो याद करने की प्रक्रिया नहीं है। तो यह आपका ऑप्शन गलत है। मैं कह रही हूँ आपको बार बार, आप लर्निंग एक बार मेरी वहाँ जाके सीख लीजिए, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाई हुई है आपकी लर्निंग, ठीक है जी। आपका दूसरा पूछा यंत्रवत, मैंने आपको 10 बार कह दिया, जहाँ पर भी रट्टाफिकेशन है, रंत्र मेमोराइजेशन है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट ही गलत कर देना है बिना पढ़े। थर्ड ऑप्शन इज अधिगम आवर्ती संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। मीन्स लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय द रिपीटेटिव एसोसिएशन। रिपीटेटिव एसोसिएशन नहीं आएगा आपका यहाँ पर संरचनावादी में, कंस्ट्रक्टिव माइंड में। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन, ज़्यादातर आपका क्वेश्चन ही ऐसे सेट किए जाते हैं कि फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर बनता है, तो आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट किया जाता है इस पेपर के अंदर। आप देखिए 2.5 घंटे का पेपर होता है ये, और 2.5 घंटे के पेपर में बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर छूट गया। अपने तरीके से ये बहुत लॉन्ग पेपर है, क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन और लेंथी लैंग्वेज में दिए जाते हैं। क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट ईजी है, पर आपके क्वेश्चन इतने लेंथी वे में दिए जाएंगे ना आपको कि बहुत ही आपको पढ़ना पड़ता है। 2.5 घंटे भी बच्चों को लगते हैं कम है। तो ये बहुत स्मार्ट वर्क के साथ आपका सीटेट का पेपर किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, तब भी बच्चे पास नहीं हो रहे, रिजल्ट बहुत ही थोड़ा आता है सीटेट के अंदर। तो हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, आप चाहो तो पढ़ो। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है बिना पढ़े भी मैं अगर आपको बता दूं तो। वैसे हम पढ़ लेते हैं। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो रहा है, तो ये आपका सक्रिय है। तो ये वैसे ही ऑप्शन आपका सही है। अधिगम आपका प्रयास से प्रयास के साथ आपको उसमें आता है, आपका अभ्यास प्रयास के साथ आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आए। ये टॉपिक लर्निंग मैं कह रही हूँ, मैंने इस क्लास से पहले 2 क्लासें ली हैं, आप उसमें जाके एक बार मेरे कहने से देखिए, बहुत ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं 22। अगर मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी सारे टॉपिक, तो ये बहुत ही लेंथी वीडियो आपकी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने वहाँ टॉपिक डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतने छोटे नहीं है कि मैं आपको 1-2 मिनट बाद क्वेश्चन के साथ समझाती चलूँ। ये टॉपिक अपने आप में 10-15 मिनट आपके ले लेते हैं। अगर आपको डिटेल में कोई चीज़ समझा रहे हैं और आपने इसके बारे में अगर कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, ना आपको पता है क्या चीज़ है ये, तो आप मेरे कहने पर थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, तो आपका 10 दिनों के अंदर मैं कह रही हूँ आपका सीटेट बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद भी किया है क्लियर सीटेट अपना। तो 22 क्वेश्चन इज, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है, मतलब इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। हम उदाहरण कब देते हैं, जब हम किसी वजह कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं। उदाहरण दे के हम उसका, नया उदाहरण नहीं दे के हम उसका कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आपका ऑप्शन सही है। अगर हम और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि उनमें क्या बताया गया, विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो, आप बच्चों को एक एग्जाम्पल दे रहे हो, 2 एग्जाम्पल दे रहे हो समझाने के लिए, तो क्या उसके दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न कर देगा। ये ऑप्शन ही गलत है। मैं कह रही हूँ 2 ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिक ही कट जाते हैं अगर आप थोड़े से एक्टिव माइंड है
यह अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है। आप एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हो किसी बच्चे को, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बुक के साथ साथ एग्जाम्पल दे दे के उसकी दैनिक जीवन के एग्जाम्पल दे दे के उसको समझा रहे हो अगर कोई कॉन्सेप्ट उसका, तो वो क्या उसकी अवधारणा में अभाव करेगा। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। यह अवधारणा समझ के बजाय फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपना। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। फोकस ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज रेदर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपका कंसेप्ट बनाने के लिए उदाहरण दी जाता है। ये आपको उल्टी दी गई है ये लाइन। अगर प्रक्रियात्मक पहले होता है, आपका कंसेप्ट पहले लिखा होता है और दूसरी नॉलेज आपकी बाद में होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। पर आपका ऑप्शन गलत है, ये उल्टा दिया गया है आपको। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक आ गया। अगर आप पहले ही पढ़ लो, फटाफट आप दिमाग लगाया करो अपना। पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा था, फटाफट आप 4 अपना पढ़ो, अपना छाट लो। अगर आपको पहले 2-3 गलत लग रहे हैं तो चौथा तो ऑटोमेटिक ठीक है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आपको पहला सही लग रहा है तो आपको 3 भी देखने पड़ेंगे कि अगर उससे ज़्यादा कुछ सही हो गया तो आपको वो ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। 23rd क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। लगातार अगर हम किसी भी काम को करेंगे या लगातार पुरस्कार दे रहे हैं या लगातार दंड दे रहे हैं तो ये क्या चीज़ है। तो क्या होगा अगर मैं कि आपको कोई भी आप काम कर रहे हो, मैं आपको लगातार डांटे जा रही हूँ, मैं आपको लगातार डांटे जा रही हूँ, आपने कुछ करा, ये क्या कर दिया, वो गलत है, ये क्या कर दिया, और या फिर मैं कुछ छोटा सा काम भी कर रही हूँ तो मैं आपको गिफ्ट दे देती हूँ। आपने कुछ करा जी, ये आपकी टॉफ़ी, आपने फिर कुछ करा तो आपने कुछ, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो मैं आपको गिफ्ट पे दिए जा रही हूँ। इससे क्या होगा, अभी बाहरी अभिप्रेरणा कम होती हैं। बाहरी अभिप्रेरणा तो आप देख रही हो, उसमें कम कहाँ से हो रही है, गलत है ऑप्शन। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। बच्चा कुछ देर के लिए मोटिवेट होगा पर उसके बाद नहीं। उसको पता है वो कुछ भी कर ले, आपने गिफ्ट तो देना ही है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करेगा। 9, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा कम हो जाएगी। ये सही है, आपको उसको पता है क्योंकि आप अगर आप उसको कुछ ज़्यादा अचीव करने पर कुछ दोगे तो उसको पता चल जाएगा मैं 100 में से 100 नंबर लाता हूँ तब टॉफ़ी मिलती है। तो वो बच्चा बार बार आपके 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करेगा और बार बार गुड आप तब देते हो आप उसको जब आप 100 में से 100 नंबर लेके आते हो। तो वो बच्चा आपका कोशिश करेगा कि उसके वो नंबर आए, वो इतना कर पाए कि आप वो आए, आप उसको स्टार दो या आपको कुछ दो। और अगर उसको बार बार आप करोगे तो उसकी स्वाभाविक अभिरुचि में जिज्ञासा कम हो जाएगी। उसे पता है आपने देना ही देना है। तो इसलिए ये ऑप्शन इसलिए गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पे लगातार लिखा हुआ है। पुरस्कार देना और दंड देना आपको जरूरी हो जाता है एक टाइम पर जब यहाँ पे आप उसको चीज़ को लगातार और बार बार करोगे ना तो वो गलत हो जाएगा वो आपका। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है जी, तो आप खुद देख सकते हैं। शारीरिक दंड तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। आज के टाइम पे शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ आपका फर्स्ट होगा तो आपका ये वाला फर्स्ट गलत है, थर्ड भी आपका गलत है। तो अब आप देखिए, अब आपको या तो सेकंड ऑप्शन होगा आपका या फोर्थ ऑप्शन होगा आपका सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ठीक है जी, ये आपका होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, आपको कंटिन्यूस एवं कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करना चाहिए। आपको बार बार देखना चाहिए बच्चे कितना सीख रहे हैं, ये भी आपका सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। आपका कांस्टेंट नहीं कर सकते हम निरंतर किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। निरंतर करना हर चीज़ गलत हो जाएगा। आप जब लगातार कोई चीज़ कर, तुलनात्मक वर्ड ही गलत हो जाता है आपका कि तुलना करना बच्चों में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसका आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका ठीक जाएगा। तो आप शारीरिक दंड जहाँ पर आ जाए, आप सीधे आप जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिर आपका ये पॉइंट में दिए गए हैं, तो अगर आपका ये गलत होता है तो आप देखिए करिए। कुछ कभी कभार तो ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन ही कट जाते हैं एक ऑप्शन पढ़ने से ही आपका। तो आप देख सकते हैं। अब हम अगले में चलते हैं अपना। क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो मीन्स हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन। हम कॉन्सेप्ट जो
कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आपके होते हैं वो आप कैसे चिल्ड्रन को सिखा सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, एक लेक्चर देकर आप लोग कहेंगे जी सीख लो, लेक्चर देकर आप बच्चों को नहीं समझा सकते, कोई कठिन कंसेप्ट है आपका तो। या फिर एक प्रतियोगितात्मक अवसर की व्याख्या करेंगे आप। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव इवेंट, आप उसमें बच्चों को कैसे सिखा देंगे। आप कॉम्पिटिटिव इवेंट चालू कर देंगे तो बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा कि भाई मैकेनिकल रिपीटेटिव ड्रिल ड्रॉप बार बार करवाए जा रहे हैं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन। आप डिस्कशन जहाँ पर आ जाएगा, जहाँ बच्चे खुद डिस्कस कर रहे हैं, किसी अपने बच्चों को टॉपिक दिया, वो बहुत कठिन टॉपिक है, आपने उसके बारे में उसको समझाया, फिर बच्चों को आप कह रहे हो आपस में कि देखो कैसे होगा या एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसमें कमियाँ निकल रही, फिर आप उनको बैठ कर उनको ठीक कर रहे हो, तो इसके अंदर बच्चे आपके साथ एक्टिव हो रहे हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जाएगा, जहाँ बच्चे एक्टिव हो जाए ना, आपका वो ऑप्शन सही हो जाना है। आपको अप्रोच यही रखनी है, बच्चे जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। समावेश सेक्शन में जहाँ सब साथ पढ़ें, बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, आपको दंड देना नहीं है, या फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए। 26 क्वेश्चन इज, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, हर छोटे कार्य के लिए आप उसको पुरस्कार देने, ये मैंने आपको अभी समझाया कि बार बार पुरस्कार देने से काम नहीं होने वाला। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर, केवल जहाँ पर आ जाए वो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाता है कि बच्चों की ऑल ओवर हमको ग्रोथ चाहिए। गलत उत्तरों को स्वीकार करके उनको दंडित करके, दंडित तो आज के टाइम में जहाँ दंडित ज़्यादा वही ऑप्शन आपका गलत हो जाना है। दंडित तो हम कर ही नहीं सकते, हमारी गलती उन्हें नहीं समझ में आ रहा तो हम उनको दंडित कैसे कर सकते हैं। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उस पर आधारित विचार मंथन करके। ये देखिए इस ऑप्शन के अंदर भी बच्चा आपका एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, आपका यही ऑप्शन। ये दो क्वेश्चन एक तरीके से एक ही लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज ली गई है। ये आपका पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी कराया है, ये क्वेश्चन भी आपका भी कराया है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका सही आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये लैंग्वेज कैसी है, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड आपके पेपर की लैंग्वेज ही उठाई है। तो आपको एक समझ विकसित करनी है कि इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करके उसी को समझना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। कैसे आपकी अप्रोच है, मैं उसी प्रकार से अप्रोच ले रही हूँ, अपना क्वेश्चन उसी प्रकार से पढ़ रही हूँ जैसे फिर मैं पेपर में खुद पढ़ती हूँ कि भाई ऐसे पढ़ूंगी, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। आपको ये पता होना चाहिए निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है जी। शैशवावस्था आपसे पूछा कि शारीरिक वृद्धि किसमें होती है, विकास किसमें सबसे तेज होता है, बच्चे की हाइट किसमें बढ़ती है। तो नॉर्मली क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में जी नहीं, बच्चा उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा ही बड़ा होता है। आप देखना हाइट एकदम से उस उम्र में नहीं खिंचती बच्चे की। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में भी बच्चा जल्दी से बड़ा नहीं होता। तो मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ना जो बच्चा होता है उसकी हाइट बहुत एकदम से बढ़ती है, आपको भी पता है। जो कई बच्चे ऐसे होते हैं 6-7 में, जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी हाइट एकदम से खिंच जाती है। वो मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था की उनकी स्टेज स्टार्ट होती है। तो थर्ड ऑप्शन है ये। आप बिना किसी पढ़े को भी, आप बिना पढ़े भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जो विकास का सिद्धांत नहीं, विकास मीन्स हो जाएगा आपका डेवलपमेंट। तो कौन सा डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है या नहीं पूछा गया, मतलब 3 सिद्धांत होंगे जो विकास के सिद्धांत होंगे। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह आपका ऑप्शन सही है, पर ये वैसे सही नहीं है। विकास परिवर्त्य है, मॉडिफाइबल है आपका विकास जी, मॉडिफाई आप कर सकते हो। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर प्रभावित होता है जी, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। ये सब आपके विकास के ही सिद्धांत हैं, लेकिन विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करती। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये आपका ऑप्शन गलत है। ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास सार्वभौमिक नहीं है, विकास प्रभावित होता है सांस्कृतिक से भी। 29 क्वेश्चन इज व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। मीन्स द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज,
लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो वो पूछ रहे हैं इंडिविजुअल वेरिएशन होता कैसे है, पता कैसे चलेगा। तो वो आपके खाली आपका सोचा जन्मजात विशेषताएं वो भी आपका गलत हो जाएगा। खाली पर्यावरण से भी ये नहीं होता, लोगों को खाली आनुवंशिक से भी नहीं होगा, दोनों से होता है, आनुवंशिकता से भी पर्यावरण से भी। तो आपका जो दोनों चीज़ें अलग अलग तो सही है, पर आपको दोनों चीज़ें जिस ऑप्शन में आएंगी वो आपका ऑप्शन ज़्यादा सही माना जाएगा। मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन इज परिवार एवं पास पड़ोस। द्वितीयक का पूछा है आपका, नॉट फर्स्ट का। तो फर्स्ट अगर आपसे पूछता ना तो वो आपका परिवार आ जाता है कि सामाजिक एजेंसी में फर्स्ट आपके परिवार आ जाएगा, आप पास पड़ोस आ जाएगा। तो परिवार तो जहाँ जाए वो वैसे गलत हो जाएगा आपका, पास पड़ोस भी जहाँ जाए वैसे गलत हो जाएगा अगर आप ना भी पढ़ें तो। अगर आपको फर्स्ट भी पता हो तो द्वितीय ढूंढ सकते हैं। अगर तो द्वितीय आपको हो जाता है विद्यालय और मीडिया। ठीक है जी। तो अब मैं आऊँगी अपने 31 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा अगर हम विशेष बच्चों को साथ में रखेंगे तो। ऑप्शन आपका गलत है। आजकल समावेशी शिक्षा को जोर दिया जाता है तो विद्यालय में भार का कोई मतलब ही नहीं है। और आप क्षमता ना हो तो उन्हें बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत ऑप्शन है आपका। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रचयिता है ये आपकी। यह ऑप्शन आपका सही है। काल्पनिक लक्ष्य है, ये काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, समग्र शिक्षा में ये चीज़ करी जा रही है। 32 क्वेश्चन है अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षा की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होता है। अनुसंधान में क्या सुझाते हैं कि एक आपकी विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है। शिक्षिका आपकी खाली शिक्षिका ही नहीं आपकी एकमात्र निर्धारक होती है, बुक्स वगैरह आपके मटेरियल वगैरह वो भी आपके निर्धारक होते हैं। आपका ऑप्शन एकमात्र जहाँ गलत है ज़्यादातर एकमात्र वाले ऑप्शन पे गलत हो जाते हैं कि संबंधित नहीं मानी जाती। संबंधित तो मानी जाती, बिना टीचर के काम ही नहीं होगा आपका कोई, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती आपकी उस पर, ये भी गलत है ऑप्शन है। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ये आपका ऑप्शन सही है। 33 क्वेश्चन इज राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, मतलब एनसीएफ की बात हो रही है। ये टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी सर को टॉपिक आपके। 2005 के अनुसार शिक्षिका की भूमिका क्या होती है। अधिनावाक्य, अनुमतिपरक, सुविधादाता या संतावादी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ना, ये लैंग्वेज ये ऐसी दी जाती है कि बच्चा वैसे ही गलत हो जाए, पर आपका जो आंसर है वो आपको समझ में आएगा, सुविधादाता। ठीक है जी। 34 क्वेश्चन इज आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि असेसमेंट मीन्स आकलन मीन्स असेसमेंट, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलता है। ये तो हैगा कि उनको दोनों को फीडबैक तो मिलता है। अगर आप टीचर आपका आकलन कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं जो उसने पढ़ाया है, अगर आप नहीं जवाब दे रहे तो टीचर को पता चल जाता है कि उनके पढ़ाने में कोई कमी रह गई है, इसलिए बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है। और यदि आप जवाब दे देते हैं तो टीचर को पता चल जाता है कि जो उसने पढ़ाया आप समझ पा रहे हो, उसने आप अपना गोल अचीव कर पा रहे हो, तो टीचर भी अपना गोल अचीव कर पा रही है आपको समझाने का। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, अगर एक बार वर्ष के अंत में नहीं होना चाहिए, गलत है आपका। एक बार वर्ष के अंत में आपको पता ही नहीं चलेगा, ये डेली होना चाहिए आकलन आपको छोटा मोटा जो होता है। फॉर्मल असेसमेंट भी होता है आपका, ये मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी डिटेल में। विद्यार्थियों की उपलब्धि, आप जितने भी मुझे कमेंट सेक्शन में सभी से मैं आपको कहती हूँ, आप मुझे सभी अपना टॉपिक लिखिए जो आपको बहुत डिटेल में चाहिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलूँगी। और डिटेल टॉपिक की वीडियो मेरे उस पर डली हुई है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक वर्ड ही गलत है, हमें तुलनात्मक नहीं करनी कि जो दूसरा बच्चा जो है वो डिमोटिवेट हो जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई भय का संचार नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए
क्या करे शिक्षक आपका? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। अंकों के आधार पर अगर बच्चों को अलग कर दिए जाएंगे तो ये तो कंसेप्ट वैसे ही बहुत गलत है। हमने बच्चों को अलग नहीं करना, समावेशी कक्षा का हम प्रचार कर रहे हैं और उसके अंदर हम बच्चों को कैसे अलग करेंगे? बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये जहाँ पे बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे बातचीत करेंगे आपसे, तो ये एक्टिव है बच्चे, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू कर दिए, तो ऑप्शन गलत जा रहे हैं। शिक्षकों और आकलन के समान और मानक तरीके होंगे, दिस इज जहाँ पे आपके बच्चे एक्टिव होंगे वो ऑप्शन ज़्यादातर आपका सही जाता है। 36 क्वेश्चन इज लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? लेव वाइगोस्की जो थे उन्होंने समाज को महत्व दिया है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आज का टाइम पे सोशल बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो लेव वाइगोस्की है वो सोशल एक्टिविटी पे आपको जोड़ देते हैं। तो मानकीकृत प्रश्न, तथ्यों पर आधारित प्रत्याशमन के प्रश्न, पुस्तक परक बहुलिखित प्रश्न या सहयोगी, जहाँ पे सहयोग हो गया। आप बच्चों को आप दे रहे हो, आपने टेस्ट ले लिया, आप उनका इंडिविजुअल उनको चेक करो, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे सहयोगी प्रोजेक्ट होगा लेव वाइगोस्की उसको प्रचार करेगा कि बच्चे आपस में मिले जुले, आपस में बात करें, आपस में एक दूसरे का सामाजिक डेवलपमेंट हो उनका। तो मीन्स आपका 36 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 37 इज लिंग क्या है? व्हाट इज जेंडर? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना है आपका लिंग। क्या महिला है या पुरुष, आपका सामाजिक संरचना आपको बताई जाती है उसमें। 38 क्वेश्चन इज कोई 5 साल की एक लड़की है, टी शर्ट को तय करते हुए प्रदर्शित व्यवहार से अपने आप से बात कर रही है। वो ये आपसे अपने आप से जो बात करने की उम्र होती है, ये जीन पियाजे की स्टेट है जिसमें वो बच्चा अपने आप से बात करता है। मैं आपके ऑप्शन पढ़े बिना आपको पहले बता रही हूँ। तो आप मैं अगर 1 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ जो मैंने आपको वीडियो समझाई है जीन पियाजे के ऊपर, बहुत ही डिटेल में बताया गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा वहाँ कंसेप्ट समझा देती हूँ जीन पियाजे वाला, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहले आप यहाँ समझिए, ये प्रेजेंटेशन लोडिंग होने दीजिए आप। ओके देन ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की प्रेजेंटेशन खुल गई है। 1 मिनट में आपको जीन पियाजे की दिखाती हूँ। मैं आपको उसमें बताती हूँ स्वयं से जो बातें कर रही है ना, वो आपका टॉपिक कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा, मैं अभी आपको शो करके दिखाती हूँ। ये क्लासें मैंने बहुत डिटेल में ली गई है। मैं आपको प्रेजेंटेशन अपनी शो कर देती हूँ कि मेरी स्लाइड्स कैसी हैं। आप जाके प्लीज़ वहाँ पर आप अपने कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मैं आपको इस क्लास में आपको समझाती हूँ। इसके अंदर आपको जो जीन पियाजे का अहम केंद्र मैंने बताया था, ये मैंने आपकी क्लास में ले रखा है, आप देख सकते हैं। क्लास फर्स्ट में मैंने ली है सीटेट की 2020 एंड 23 में। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर आप यहाँ पर जाके पूरी क्लास जो है अपनी डिटेल में ले सकते हैं। देखिए ये कॉग्निटिव डोमेन जो होता है आपका, जीन पियाजे ठीक है जी। कॉग्निटिव डोमेन जो हम करते हैं वो आपका जीन पियाजे ने आपकी थ्योरी दी है ब्लूम टैक्सोनॉमी की। उस क्वेश्चन के अंदर जो आपको पूछा गया है वो आपका जीन पियाजे के ऊपर पूछा गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जीन पियाजे की फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी ये होती है। ये आप डिटेल में जाके कर सकते हैं, नहीं तो आपकी ये जो है वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर भी आपको एक टॉपिक समझाऊंगी। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे आपके, एक्टिव कंस्ट्रक्टर, बिल्डर, नन्हे वैज्ञानिक, इनको एक्सप्लोर और रचनावादी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बताया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी स्लाइड सारी हैं, ये देखिए। ये कॉग्निटिव स्टेज जो है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है आपकी। ये देखिए ईगोसेंट्रिज्म आपके कौन से स्टेज में है, कौन से स्टेज में आपका नहीं है।
कौन सी स्टेज में नहीं है, किसमें स्पेशल ईगो आ गया है। ये बहुत ही डिटेल में आपकी वीडियो समझाएगी। इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो कोई 5 साल की लड़की जो है आपकी एक टी शर्ट को तय करते हुए प्रदर्शित व्यवहार अपना दिखाती है। अपने आप से वो बात कर रही है। यहाँ पे अपने आप से बात करना जो होता है वो आपका ईगोसेंट्रिज्म में आ जाता है। लड़की द्वारा कथन सही है इसके अंदर, तो इसमें पहला हम स्टॉप पढ़ते हैं अपना। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। लेव वायस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच जो होती है आपकी, अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ये आपका ऑप्शन सही है। मैं आपको बाकी भी पढ़ के दिखा देती हूँ। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनोनक्रिय, सामाजिक में नहीं आएगा क्योंकि वो अपने आप से बात कर रही है। आपका ये वर्ड ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन गलत हो जाएगा। जीन पियाजे लेव वायस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, नहीं। जीन पियाजे लेव वायस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में, अहम केंद्रित प्रकृति नहीं है ये आपका, ठीक है जी। तो इसका आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। 39 क्वेश्चन इज हार्वर्ड गार्डन की बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। तो इसको ना आपकी ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो है आपकी, ये क्वेश्चन जो है आपका हार्वर्ड गार्डन का ये आता ही आता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि ये मैंने इसका टॉपिक अलग से नहीं लिया है अभी तक। तो चलिए इस थ्योरी को मैं समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो इसके अंदर जो है ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो ये आपकी दी गई है, आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है आपका, ये किसने दिया है आपका, हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है जी। इंटेलिजेंस उन्होंने क्या कहा है हार्वर्ड गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है आपकी is not a single entity। जो मैं आपको समझाती हूँ, इसके अंदर जो हार्वर्ड गार्डन है ना, उन्होंने कहा गया है कि जो बुद्धि होती है वो हमारी कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, वो रेदर देन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि जो बुद्धि जो है ना वो अनेक प्रकार की होती है जो आपकी काम करती है। तो हार्वर्ड गार्डन ने आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने कहा है आपको कि जो आपकी जो बुद्धियाँ होती हैं वो 8 टाइप्स की होती हैं। ये एनसीईआरटी की आपकी 12th क्लास की बुक में बताया गया है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो होता है ये आपकी 8 टाइप के आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो ईच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उसमें बताया गया है। तो मैं आपको उसमें समझा देती हूँ ये वाला टॉपिक आपका, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी तक समझाया नहीं है आपको। तो हम लेते हैं अपनी 8 टाइप की आपकी होती हैं, सभी टाइप एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका यही है कि जितनी भी ये 8 टाइप की आपकी होंगी ना इंटेलिजेंसी, वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है जी। तो पहली आएगी आपकी लिंग्विस्टिक। इसके अंदर क्या होता है, इसे कहते हैं हम भाषीय बुद्धि। ठीक है जी। भाषा के इस्तेमाल में समझ अच्छी हो। पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट। जैसे कि आपको पूछा गया रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशिंग। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भाषा की उनकी पकड़ थी। ऐसे एग्जाम्पल आपका ले लेंगे अगर हम। तो लिंग्विस्ट में पूछ रहे हैं कि भाषाई बुद्धि में क्या होंगे। इसके अंदर आपके वर्ड आ जाते हैं जैसे रीडिंग, सुनना, हियरिंग, जो एक्टिव होंगे आपके, स्पीकिंग। अगर आपका वर्ड राइटिंग आ गया, डिबेटिंग, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपको। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें आपका रविंद्रनाथ टैगोर,
ये आप मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल याद करने के लिए आप रविंद्रनाथ टैगोर ले सकते हैं, जैसे कि ये क्या थे, ये कवि थे, इनकी भाषा बड़ पकड़ थी। तो आपको जैसे ही लिंग्विस्टिक में आपको आएगा तो आप रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो बोलने में अच्छे थे, सुनने में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, डिबेटिंग में, डिस्कशिंग में। इस टॉपिक के अंदर आपका सब कुछ ये आता है। सेकेंड आपका हम टॉपिक लेते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल, तर्कपूर्ण बुद्धि। तर्कपूर्ण बुद्धि आपके लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या होगा, थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली फैक्ट्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी होंगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपके हो जाएंगे साइंटिस्ट, जैसे नोबेल प्राइज विनर हो गए आपके, लाइक APJ अब्दुल कलाम। ठीक है जी, मैथमेटिकल आपको समझ में आ गया इसके अंदर कि हार्वर्ड गार्डन में कितनी प्रकार की बुद्धि बताइए। पहले आपकी लिंग्विस्टिक बताइए कि आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। दूसरी आपका लॉजिकल मैथमेटिकल बताइए। तर्कपूर्ण बुद्धि होनी चाहिए आपकी। थर्ड आपकी बताइए इसको हम कहेंगे हिंदी में स्थानिक बुद्धि। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है ना आपके स्थानिक बुद्धि के अंदर, फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ना दिमाग के अंदर वो विजुअल इमेजेस आपके विजुअल कर लेगा, आपका पैटर्न बना लेगा, कैसे आपको चलना है। जैसे पायलट्स होते हैं, पायलट्स को पता होता है कि उनकी दिशा क्या है, वो सारे अपने यंत्र देख के अपनी दिशा निर्धारित कर लेते हैं, जो दिशा में अच्छे होते हैं। सेलर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, उनकी विजुअल उनकी इमेजेस होती है उनकी कि जो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में उतारते हैं। आर्किटेक्ट्स हो गए आपके एग्जाम्पल, इंटीरियर, सर्जन, डेकोरेटर्स, स्कल्पचर जो आपकी मूर्तियां बनाते हैं, ये आप सब आपके स्थानिक बुद्धि के अंदर आते हैं। ठीक है जी, 3 बुद्धियां मैंने आपको बता दी हैं आपकी। फोर्थ हम इसके अंदर ले लेंगे बॉडीली किनेस्थेटिक। इसके अंदर क्या होता है आपका, यूजिंग होल और पोर्शन द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिविटी के तरीके से। आपको मतलब आप पूरी बॉडी यूज करें या फ्लेक्सिबल हो, आप क्रिएटिविटी के साथ अपनी बॉडी यूज करें। इसके अंदर जैसे आ जाएगा डांस आपका एग्जांपल। डांस के अंदर जो आपकी बॉडी यूज होती है ना, वो क्रिएटिव के रूप में यूज होती है। आप नॉर्मली नहीं चल रहे होते, आप इस तरीके से अपने हाथ पैर रखते हैं कि सामने वाले को वो आकर्षित लगता है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, सर्जन भी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सर्जन भी जो होते हैं आपका, सर्जन जो है ना ये आपका, मैंने जो अभी आपको बताया, ये स्थानिक बुद्धि के अंदर भी आपके सर्जन आ जाते हैं और आपके बॉडीली किनेस्थेटिक में भी सर्जन आ जाएंगे। अगर आपका एग्जाम्पल में अगर ये दिया गया हो तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्जन जो है। जिमनास्ट हो गए, एथलीट्स हो गए, आपका सारा किसके अंदर आएगा, बॉडीली किनेस्थेटिक में। फिफ्थ आपका लेंगे हम म्यूजिकल बुद्धि जो होती है आपकी, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स इसके अंदर आएगा आपका। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिक पैटर्न, इसके अंदर हम ले सकते हैं आपका, जैसे कि आपका आजकल वो चल रहा है, जैसे अभी आपका बहुत फेमस हुआ था आपका, जैसे रसोड़े में कौन है, यशपाल मुखाते के हिसाब से। और या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि त्वड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये आपके जो है बहुत फेमस हुए थे, उन्होंने ढोल की बीट उसके अंदर लगाई उसके पीछे, तो उन्होंने प्रोड्यूस करा एक न्यू म्यूजिक, आपका म्यूजिक पैटर्न उन्होंने अलग चेंज करा। रसोड़े में क्या है, वो भी यशपाल मुखाते का आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं उनका।
सिक्स्थ आपका लेंगे हम इंटरपर्सनल, और आपका सेवंथ हम लेंगे, दोनों साथ में समझाऊंगी आपको, इंट्रापर्सनल। हिंदी में इनको कहते हैं हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और ये हो जाएगी आपके अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जहां पे आपका इंटर होएगा ना, इंटर मतलब दो जने आपस के बात कर रहे हैं, दूसरों को समझने की शक्ति इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि आपके साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स होते हैं, आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं, हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं आपके। इसके अंदर 2 पर्सन होंगे आपके, मतलब सोशल आपकी बात करें, आपस में 2 जने बात करें। इंट्रा पर्सनल हो जाएगा आपका अवेयरनेस ऑफ वन, एक जने की अवेयरनेस है, आपके ओन फीलिंग्स होगी, आपके ओन मोटिव्स, आपके ओन डिजायर्स, आप सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। 8th आपका हम लेंगे नेचुरलिस्टिक्स, प्राकृतिक बुद्धि। सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, आपके नेचुरल वर्ल्ड जो आपके आसपास आपकी दुनिया है उसके प्रति आपके सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जैसे कि फार्मर्स होते हैं, जो कृषि होते हैं, वो अपने नेचर से जुड़ के काम करते हैं। टूरिस्ट हो गए, आपके जूलॉजिस्ट हो गए, बर्ड वॉचर्स हो गए, तो ये आपके उसमें आ जाएंगे। तो एक बात और है आपकी, जो आपका ये नोट हम यूज करेंगे, ठीक है जी। तो इंपीरियल एविडेंस में लैक करती है आपकी हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी। जैसे कि हॉबीज पर मेजर नहीं कर सकते आप, हॉबीज को आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि मेजर्स नाप नहीं सकते हम हॉबीज को अपनी। तो ये इंपीरियल एविडेंस होते हैं। इसमें आपके हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी जो है ना वो आपकी लैक कर जाती है। इस बुद्धि में आप कैसे बता सकते हैं दूसरे की भाई हॉबीज कहाँ तक है, कैसी है। तो ये आपका हो गया, मैंने आपको समझा दिया है। आपका एक बार दोबारा देख लेते हैं आपकी हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर थ्योरी आपकी। इन्होंने कहा है कि सिंगल एंटिटी में नहीं होती बुद्धि आपकी जो होती है, वो मल्टीपल पार्ट्स में मतलब काम करती है। तो ये आप देखिए 8 टाइप मैंने आपको समझा दी है। पहली आपकी लिंग्विस्टिक, दूसरी आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल, स्थानिक बुद्धि आपकी, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, ये आपकी सारी 8 बुद्धि हैं आपकी। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। तो आपके हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? बुद्धि को केवल बहुबुद्धि और आईक्यू परीक्षा में ही निर्धारित किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन गलत है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें। ये आपका ऑप्शन सही है। हम अगले भी पढ़ लेते हैं। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। जहाँ पे जिस बुद्धि की जरूरत है उस बुद्धि का यूज करके उसे पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि मैंने जो आपको भी 8 बुद्धियां बताई उस 8 बुद्धियों को एक साथ पढ़ा दिया जाए कि अगर हम पढ़वा तो लैंग्वेज रहे हैं पर जी हम तो उसमें इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरल तक आपकी सारी हम उसमें पढ़ेंगे, वो तो संभव नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सही जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन। किसी प्रगतिशील कक्षा की एक व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन करता है। जिसके अंदर बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा ना वो आपका ऑप्शन इन चीजों में सही रहता है। तो खोज को प्रोत्साहन करता है, खोज में जो वो बच्चा एक्टिव होगा और खोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण स्कीमा जानकारी में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन्हें 2 प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने इसके भी नोट्स आपको दिए हुए हैं, आपको टॉपिक समझाए हुए हैं। 1 मिनट।
किस लोडिंग में टाइम लगेगा मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए स्कीमा के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्कीमा के अंदर अगर नई जानकारी अगर जोड़ दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये देखिए एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, ये आपका हिंदी में आपका बन जाएगा ये समावेशन और समायोजन। इसको मैं समझा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है जी, ये देखिए स्कीम आपका क्या था, मानसिक संरचना, मेंटल पॉकेट, पियाजे का सिद्धांत ये आपका दिया गया है। इन्होंने 4 इन्होंने बताया, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एंड इक्विलिब्रियम। 1 मिनट इसके अंदर ना मैं आपको समझा देती हूँ क्या पूछा गया और क्या बताया। इसके अंदर ना समावेशन और समायोजन के रूप में आएगा कि पुरानी योजनाएं जो हैं वो संशोधन के रूप में घटित होती है। जैसे कि आपको ये देखिए, आप जैसे कि एक बिल्ली है, हमने बता दिया, उस बच्चे ने आपसे पूछा कि ये क्या है, आपने कह दिया ये बिल्ली है जी। ये देखिए स्कीम में उसका बना हुआ है कि डॉग है। ठीक है, जैसे उसने कैट देखी वो उसने उसको भी डॉग कहा कि इसके भी 4 पैर हैं, पर ये तो ब्लैक है, डॉग तो मैंने ब्राउन देखा था। तो हम उसके अंदर चीजें उसके ऐड कर देते हैं कि नहीं ये म्याऊं म्याऊं कर रही है तो ये बिल्ली है, वो भाव भाव कर रहा है तो ये आपका डॉग है। डिटेल में मैंने आपके इस वीडियो में समझाया हुआ है, आप जाकर ये टॉपिक कर सकते हैं। 5-5 मिनट का टॉपिक है, पेपरों के अंदर आते हैं। अगर जितनी वीडियो मैंने डाली हुई अगर आप वो कर लेंगे ना तो आपके चाइल्ड एंड पेडागोजी में 15+ तो बहुत आराम से बन जाएंगे। अगर आप 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे की वीडियो अगर आप मेरी देख लेंगे तो चलिए ये आपको बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका जाएगा ना वो समावेशन और समायोजन के रूप में जाएगा। जीन, ये देखिए जीन पियाजे कितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। पहले आप एक बार टॉपिक करके आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम आपकी लर्निंग है, जो मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि व्हाट इज लर्निंग। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बल, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। मैंने आपको हर टॉपिक के अंदर बता रही हूँ, जिसके अंदर बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा वो आपका ऑप्शन सही जाता है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 44 इज लेव वायस की जो है वो आपको सोशल के लिए सोशल पे जोड़ देता है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। सामाजिक अनुकरण, मानसिक प्रारूप मार्च का समय, नोजिक्सकी उद्दीपक अनुक्रिया या संतुलन। ये देखिए मैंने को पहले बता दिया, जहाँ पे लेव वायस के आ गया, ले मतलब लव, लव मतलब आपका 2 जनों के बीच में, सोशल में हम करेंगे तो सामाजिक में, जहां पर सामाजिक वर्ड होगा वो आपका लेव वायस के में सही जाता है। 45 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुण वाहक है। सामाजिकरण में पूछा है आपका सोशल में, तो ये आपका विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो इसमें आज आपका विद्यालय और पास पड़ोस आपके जो है वो सामाजिकरण के गुण आपके सहायक हो जाएंगे। 46 इज 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। इस सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसमें बताया गया कि दोनों के माता पिता भी आपके खेलने में हैं, उसको सिखाते भी हैं। तो माता पिता जब आपकी बात खेलने के बारे में बता रहे हैं तो ये हेरिडिटी की बात हो रही है यहाँ पर कि आनुवंशिकता के हिसाब से उसमें कुछ गुण आए होंगे। तो इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन में आपकी आनुवंशिकता कहाँ है, डी ऑप्शन में। और इसके साथ क्या दिया गया है, उन्होंने पर्यावरण भी दिया बच्चे को खेलने का, उसको वो माहौल दिया गया है कि वो बच्चा उस तरीके से डेवलप हो सके। 47 क्वेश्चन इज भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। मध्य बचपन का समय,
वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्ण। आप खुद ही देखिए कि आपकी भाषा जो होती है वो आपके कब जन्म के पूर्व तो आप भाषा सीख ही नहीं सकते, ऑप्शन ही गलत है। वयस्क अवस्था में तो आपको भाषा क्या सीखने की जरूरत है, मध्य बचपन में भी नहीं। आपका प्रारंभिक बचपन में बच्चा जो है वो बहुत ही जल्दी लैंग्वेज सीखता है। विकास का शीर्षाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ये विकास का आपको बताया गया है कि विकास जो है वो आपके किस तरीके से किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो इसका अभी तो मैं आपको आंसर बता सकती हूँ सिर से पैर की ओर पे। जैसे बच्चा जो होता है वो पहले सिर संभालता है अपना, फिर हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर टांगे। तो जो आपका विकास होता है ना वो शीर्षाभिमुख दिशा में होता है। तो शीर्षाभिमुख दिशा जो होती है वो आपके सर से पैर की ओर होती है। इसका डिटेल टॉपिक मैं आपके कल एक वीडियो डाल दूंगी विकास के ऊपर, जिसके अंदर विकास का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। 50 क्वेश्चन इज, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सूजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन का है कि बच्चे अपनी समझ लेके आते हैं। यह आपका जो बताया है आपको पियाजे ने बताया है कि बच्चे जो है वो अपने जन्म के बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सूजन मतलब कि सर्जन करते हैं, सूजन नहीं है यहाँ पर, सर्जन करते हैं। तो ये आज मैंने जो है वो आपके 50 क्वेश्चंस करे हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज में कल डालूंगी। अगर आप ये 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको मेरे हिसाब से 80 से 90% आपके जो है वो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर। और अभी मैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस डालूंगी। आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पहले SST के क्वेश्चंस डालूं या इंग्लिश पेडागोजी के या हिंदी पेडागोजी के। आपको जो टॉपिक करना होगा पहले हम वो कर लेंगे। कि अगर आप ये मेरे हिसाब से मेरे साथ अगर 7 डेज प्रिपरेशन भी करेंगे तो आपका सीटेट में 100+ मार्क बहुत आसानी से आ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।